नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की बड़ी खबरों पर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का दौरा आज 7,217 करोड़ की विकास परियोजनाओं का देंगे सौगात। मोतिहारी में एक विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केरल का दौरा आज सीएम ओमान चांडी की श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। रायपुर के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। पूर्व सीएम के घर पर एमपी पीएमएलए के तहत की जा रही है कार्रवाई। 19 जुलाई को मानसून सत्र पर इंडिया गठबंधन की होगी बैठक। टीएमसी आप बैठक में शामिल नहीं होंगे। लैंड फॉर जॉब केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। लालू प्रसाद यादव समेत कई आरोपी। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 17 मौतें। हिमाचल में 1200 करोड़ का नुकसान। अमरनाथ यात्रा आज से फिर शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज 5वां और अंतिम दिन। कई महत्वपूर्ण बिलों को आज सदन में पटल पर रखा जाएगा। ध्यानाकर्षण में कई मुद्दों पर आज विधेयक करेंगे और विभागीय मंत्रियों का ध्यानाकर्षण करेंगे विधायक। अहम खबर आपको हम बता दें, रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आज 5वां और अंतिम दिन है। कई महत्वपूर्ण बिलों को आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए। तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। छात्रावास उन्होंने बनाया था। ये नेपाल बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर है, भारत के अंदर। तो मैंने कहा वहां एक सम्मेलन रखो इन सभी थारू समुदाय के लोगों का। मैं आता हूं, वहां पे सम्मेलन हुआ। इमलिया कोडर में जब मैं गया तो थारू समुदाय के लोग पहले मुझे लेके गए। उन्होंने कहा साहब आप हमारे जो देवता हैं उनका पहले सम्मान करेंगे। मैंने कहा चलो, मैं तो इसीलिए आया हूं। तो उन्होंने किसको राह रखा था? अश्वारोही महाराणा प्रताप की मूर्ति। तो मैंने कहा भी ये मूर्ति तो महाराणा प्रताप के दिखती है। उन्होंने कहा हां यही तो है हमारे हीरो। मैंने कहा महाराणा प्रताप राजस्थान में पैदा हुए, मेवाड़ राजस्थान में। आप लोग भारत नेपाल की तराई में हैं। कहा देखो साहब हमारे जो पूर्वज रहे होंगे ये हल्दी घाटी के युद्ध के बाद पलायन किए होंगे और हम उसी की विरासत हैं। इसलिए महाराणा प्रताप को अपना हीरो मान करके हम लोगों ने उनकी मूर्ति लगाई हुई है। तो मेरे लिए एक आश्चर्य था। मैंने कहा भी महाराणा प्रताप की मूर्ति आपने लगाई है तो फिर नेपाल के अंदर माओवादियों की ओर से कौन लड़ रहा है? उन्होंने कहा साहब वो सब भटके हुए लोग हैं, हम उनके साथ क्यों जाएंगे? हमारे लिए तो देखो नानाजी देशमुख की संस्था और मंदिर के द्वारा जो हॉस्टल और विद्यालय चल रहा है, जब ये हमारे बच्चों के लिए काम कर रहा है तो हम माओवादियों के साथ क्यों खड़े होंगे? देखो कृतज्ञता का भाव।
हमने तो एक हॉस्टल खोला था, उनके रहने खाने की व्यवस्था की और एक विद्यालय खोल दिया। वे उतने से प्रफुल्लित थे, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वे लोग उस व्यवस्था के साथ जुड़ रहे हैं। सरकारें अगर उन तक पहुंचती तो और भी अच्छा परिणाम आ सकता था। और वही कार्य जहां तक आजादी के बाद की सरकारें नहीं पहुंच पाई, छोटा नागपुर जैसे क्षेत्र में, झारखंड के उन क्षेत्रों में जाकर के अशोक भगत जी कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में जो काम सरकार को करना चाहिए था, अपना पूरा जीवन उनकी सेवा के लिए समर्पित करके उस क्षेत्र में वह काम इन्होंने किया है। कहने का मतलब, हमारा संवाद जहां बाधित होगा वहां संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, और वही संघर्ष हम लोगों को कभी कभी देखने को मिलता है। याद करना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2021 में 15 नवंबर की तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए जो प्रेरणा दी, उसके पीछे का भाव यही है, एक संवाद हो, एक डायलॉग हो हमारे स्तर पर, हम भी जाएं उनके बीच, हम जनजातीय समुदाय के लोगों को बुलाएं अपने बीच, वे आकर के देखें इन कार्यक्रमों को, और उनके मन में भी एक नई प्रतिस्पर्धा का भाव पैदा हो। और इसी भाव को आगे बढ़ाने के लिए जब प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने कहा जितनी सुविधाएं इनको मिल रही तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन इन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने का एक दायित्व तो हमें उठाना चाहिए। यानी इनको हर प्रकार की सुविधाओं से पूरी तरह युक्त करने का काम होना चाहिए। जहां इनके गांव को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला है, हम उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दें। आप आश्चर्य करेंगे, 1947 से लेकर 2017 तक दर्जनों ऐसे गांव थे जहां लोग तो रह रहे थे लेकिन उनको वोटिंग राइट नहीं थी, उनको राशन कार्ड नहीं मिलता था, उनको पेंशन की सुविधा नहीं मिलती थी, उन्हें कोई भी अन्य सुविधा नहीं मिलती थी, पेयजल के लिए तालाब का पानी पीते थे। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा नहीं, पहले इनके राशन कार्ड बनाओ, इनको जमीन के पट्टे स्वीकृत कराओ, इनके लिए आवास की स्कीम लागू करो। पूरे गांव के गांव में, कोई उन गांवों में पहले पक्का मकान नहीं बना सकता, झोपड़ी में रहता था। वन विभाग के लोग और पुलिस के लोग वहां जाके शोषण करते थे, पैसे वसूली करते थे। आज मुझे प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उन्हें सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचा करके मकान सबके लिए अनिवार्य, जमीन के पट्टे सबके लिए अनिवार्य, पेंशन की सुविधा पात्रता के अनुसार सबके लिए अनिवार्य, ये सभी सुविधाओं से इन्हें युक्त करने का काम किया। आपके सोनभद्र में, मिर्जापुर में, चंदौली में गौड़ जाति हो, बुक्सा हो, चेरो हो, जितने भी ये जनजातियां हैं, इन सभी को हम लोगों ने इन सभी सुविधाओं से आच्छादित करने का काम किया। नेपाल की तराई में आपके मुसहर है, आपका थारू है, बुंदेलखंड में सहरिया है, बिजनौर में बुक्सा है, इन सबको हम लोगों ने उन योजनाओं से पूरी तरह सिचुएट करने का काम किया और उन कार्यक्रमों के साथ चल रहे हैं। साथ साथ मुझे एक बात और याद आई, जब इन योजनाओं के साथ हम जोड़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि भाई देखो, भगवान राम जब महर्षि भारद्वाज की प्रेरणा से और महर्षि वाल्मीकि के मार्गदर्शन में जब वनवास के कालखंड में रहने के लिए चित्रकूट गए थे, तो चित्रकूट में उनका स्वागत सबसे पहले किया था वहां के कोल ने। तो मैंने कहा कम से कम भगवान राम के नाम पर हम लोग काम करते हैं, तो भगवान राम की इस विरासत को कोल जाति को भी हम पूरी तरह से सिचुएट करें। और अब मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कोल जाति को प्रयागराज, चित्रकूट, मिर्जापुर, इन सब को भी हम लोगों ने वहां पे सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने का काम वहां पर किया है। कहने का मतलब यह है, संवाद आज की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री जी ने उस संवाद को आगे बढ़ाया। भगवान बिरसा मुंडा की एक विरासत देकर के अल्पायु में धरती माता के प्रति और गुलामी की बेड़ी को तोड़ने के लिए कैसे संघर्ष किया जाता है, इसकी प्रतीक हैं भगवान बिरसा मुंडा। और बिरसा मुंडा के प्रति उस कृतज्ञता का भाव को व्यक्त करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस
पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आज जनजातीय समाज के मन में एक नए विश्वास को बहाल करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। एक तरफ यह अपने उस समाज से, जो मूल समाज है हमारा, हमारे साथ जुड़ा हुआ है, भारत की परंपरा और विरासत के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ रह करके काम करता है, और समाज के साथ हमारे संवाद के कार्यक्रम को जोड़ने का एक माध्यम जो है, एक तरफ इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक भाव सरकार की ओर से विनम्र किया गया प्रयास है। दूसरा है कि हमारी जो चुनौती है, याद करना, जो लोग उनके बीच में उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करने का काम करते थे, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। आप देख रहे होंगे इन सबके इन कारनामों को, इनके वे कारनामे जो फेक अकाउंट बनाते हैं सोशल मीडिया में, और फिर उसके बाद जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, अभी 3 वर्ष पहले की एक घटना है, एक जगह एक आगजनी की घटना घटित हुई। तो मैंने कहा यार देखो, ये आगजनी की घटना दिखाती है, इसकी प्रकृति दिखाती है कि इस समुदाय ने नहीं किया होगा, पुलिस वहां कार्रवाई करे। मैंने कहा देखो कार्रवाई थोड़ा रोको, देखो मैं बताता हूं अभी। मैंने कहा उसके पूरे वीडियो फुटेज निकालो। तो आप आश्चर्य करेंगे कि आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, किस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। वाराणसी से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। वापस से रुक करेंगे अपनी खबरों की ओर। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर ईडी कार्रवाई के बीच बघेल का शक्ति प्रदर्शन, समर्थकों का नारेबाजी और हंगामा। बैरिकेडिंग पर चढ़े बघेल समर्थक भूपेश बघेल पहुंचे विधानसभा। बघेल ने ईडी पर बोला हमला, मीडिया से बोले डरने वाला नहीं हूं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैरिकेडिंग पर चढ़े बघेल के समर्थक, ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भूपेश बघेल पहुंचे विधानसभा, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मेरे दिन भी ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भिलाई से बड़ी जानकारी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की खरीदी की दबिश। 3 गाड़ियों में 1 दर्जन टीम पहुंचे भिलाई। 3 निवास और कई सारे सवाल लेकर पहुंची टीम। 2 दिन पहले विजय अग्रवाल के घर पड़ी रेड से जुड़े तार। आज भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल का जन्मदिन में बड़ी संख्या में पहुंचेंगे समर्थक। पुलिस ने कॉलोनी के मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग की। पिछली बार ईडी की गाड़ी पर हुआ था पथराव। पुलिस के आला अधिकारी और सीएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा। समर्थकों ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। विधानसभा सत्र में ना जाने देने की बताई साजिश। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। कांकेर से खबर है, जहां पर पखांजूर क्षेत्र से संत उइके ने राजनीतिक पाला बदलते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। रायपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस में शामिल होकर प्रदेश महासचिव का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक व्यास भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि संत उइके पूर्व में शिवसेना के प्रदेश महिला महासचिव रह चुकी हैं और उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों से प्रभावित होकर शिवसेना से इस्तीफा दिया और अब कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। छत्तीसगढ़ की शिवसेना का महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अपनी पूरी महिला टीम के साथ कांग्रेस प्रवेश किया है। निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आने वाला समय में हमारे कांग्रेस को महिला विंग के आने से हमारी ताकत बढ़ेगी, कांग्रेस मजबूत होगा और कहीं न कहीं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी खड़गे जी के और पार्टी की नीति से प्रभावित होकर आज इन्होंने प्रवेश किए। अब कांग्रेस उद्धव बाला साहब ठाकरे का तो देख ही रहे हैं, लगातार उनके जो शब्द हैं वो हिंदुत्व को भी ठेस पहुंचा रहे हैं और लगातार पार्टी टूटती ही जा रही है। और जैसे कि माना जाए कि आज महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है। जैसे बोलते हैं ना एक क्षेत्रीय पार्टी होती है, वो क्षेत्रीय पार्टी वो महाराष्ट्र तक ही है। उन्होंने आज तक कभी भी छत्तीसगढ़ में आना उनका नहीं हुआ, ना ही कोई उनके राष्ट्रीय पदाधिकारी हुए। तो ऐसे में प्रदेश के लेवल पे काम करना और आगे बढ़ना, टीम को देखना। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जहाँ लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको बलरामपुर से बताते हैं, जहां पर चलगली थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुर में 12 जनवरी 2022 की रात हुई डकैती के मामले में फरार चल रहा मास्टरमाइंड आगर साय उर्फ सुनील को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी कमलेश गुप्ता की शिकायत पर दर्ज मामले में बताया गया कि नकाबपोश नक्सली वेशभूषा में आए 5 से 6 हथियारबंद लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए सोने चांदी के जेवर व 2.20 लाख की नकदी लूट ली। इस मामले में पहले ही 7 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है।
जिला बलरामपुर में थाना जनवरी 2022 में एक मामला हुआ था जिसमें कि एक जो मानपुर गांव जो था थाना चलगई क्षेत्र में, वहां पर कुछ 5-6 अज्ञात व्यक्ति वहां पर आए थे और वहां पर जो नक्सली वेशभूषा में आकर वहां पर डरा धमकाकर सोना चांदी एवं नकदी की जो है लूट और डकैती की वारदात को वहां पर अंजाम दिया गया था। इसी के तारतम्य में ऑलरेडी बलरामपुर पुलिस द्वारा 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब को ईमेल के माध्यम से नुकसान पहुंचाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। विधायक डॉक्टर इंद्रबीर सिंह नेचर ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार सुरक्षा एजेंसियों और जिला प्रशासन के संपर्क में हैं। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि दरबार साहिब को कोई खतरा नहीं है और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। डॉक्टर नेचर ने बताया कि पंजाब पुलिस परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही है, जबकि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अंदर की सुरक्षा देख रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और एसजीपीसी एक टीम की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप सब ਨੂੰ पता है कि जिस तरह ईमेल्स आ रही ने जिहदे च ਇਹ ਦੱਸੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि प्रशासन ਸਾਡੇ ਨਾਲ है ਇੱਥੇ और डॉक्टर जी गुप्ता नाल ने और सीएम साहब बिल्कुल ਸਾਡੇ ਨਾਲ 24 घंटे टच ने, प्रशासन ਨਾਲ टच ने और ਸਾਨੂੰ भी हिदायत की कि ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ, ਜਾ ਕੇ ਆਓ। किसी तरीके की कोई खतरे वाली गल नहीं, कोई घबराहट वाली गल नहीं। सानू सब नूं एकजुट होकर रहना चाहिए, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, सियासी रंग इस गल नहीं देना चाहिए। साडे इस जगह है, साडा विश्वास है इत्थे और जदों तक जिहड़े प्रेम करदे ने अमृतसर नूं और प्रेम करदे ने श्री हरिमंदर साहब नूं, उदों तक कोई इत्थों दा नुकसान नहीं कर सकता, कोई बाल मानका नहीं कर सकता। सो ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ और एक दिन प्रेम प्यार बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए। बिना गल दे सोशल मीडिया पे जाके नैगेटिव कमेंट्स ना पाइए। किसी तरीके का सानू कोई टेंशन वाली गल नहीं है, खतरे वाली गल नहीं है। अरेंजमेंट सारे है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारे है, बाहर पुलिस को सारा अरेंजमेंट है, अंदर एसजीपीसी को अपना अरेंजमेंट है। जे गणेश सर को गल चली थी कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड बीएसएफ का आ गया, वो इस करके सी क्योंकि अमृतसर का क्या होया सीगा, पठानकोट क्या सीगा, थानों को थोड़ी देर असीं उधार लिया सीगा। पंजाब के गुरदासपुर जिले के सीमावर्ती कस्बे दीनानगर के अंतर्गत मकोड़ा प्लाटून में रवि नदी पर बने स्थायी पुल के हटने से रवि नदी के किनारे पर रहने वाले 7 गांवों का भारत से संपर्क टूट गया। इन गांवों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा नाव है। रवि नदी के उस पार 14 गांव बसे हुए थे, लेकिन आजादी के 76 साल बीतने के बावजूद किसी भी सरकार ने इन गांवों की सार नहीं ली, जिसके चलते कई लोग इन गांवों को छोड़कर चले गए। रवि नदी पर स्थायी पुल न होने के कारण इन लोगों के पास कोई सुख सुविधा भी नहीं है। जमुई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में थर्ड ईयर के छात्र प्रिंस राज ने गुरुवार की शाम आत्महत्या की कोशिश की। छात्रों ने कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर आशीष कुमार पर मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया। प्रिंस राज ने कहा कि प्रिंसिपल के द्वारा 6 महीने से उसे परेशान किया जा रहा है और कॉलेज में कुछ भी होता है तो उसका ही नाम घसीटा जाता है। उसने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने बिना जांच किए उसके खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके कारण वो मानसिक रूप से टूट गया है। फांसी लगाने की कोशिश के बाद छात्र को गंभीर स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया, उसका इलाज जारी है।
सुबह से हमको बुला के पूरा मेंटली टॉर्चर किया गया कि जबकि जो काम हम किए भी नहीं है उसमें हमको पूरा मेंटली टॉर्चर किया गया कि तुम नाम बताओ। हम कैसे नाम बता दें जबकि हम बाहर थे। कौन टॉर्चर किया? प्रिंसिपल सर, पूरा प्रिंसिपल सर। क्या नाम है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल सर का नाम है डॉक्टर आशीष कुमार। नए अभी प्रिंसिपल बने 6 महीने। तो क्या किए थे तुम? कुछ ऐसी बात हुई थी? क्यों? कुछ नहीं बात हुआ था। हॉस्टल में 24 घंटा से लाइट नहीं था। अच्छा। उसमें हम थे बाहर गए, आंटी बाहर एक आंटी का दुकान है, फ़ोन चार्ज करने गए थे। 7:40 का मेरे पास पेमेंट हिस्ट्री भी है। मेरा फ़ोन अगर होगा तो हम दिखा भी आपको सकते हैं। 7:40 का मेरा पेमेंट हिस्ट्री भी है। 8 बजे तक हुआ होगा। क्या है कि सिस्टम क्या है, 10 लड़के का वो लिस्ट बना के रखे हैं। सीधे हम लोग को धमकी देते हैं कि मैं वो पहले वाला राज नहीं रहा, हम तुमको बाहर निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं वहाँ का चीफ वार्डन हूँ और मैं इसका एग्जाम कंट्रोलर हूँ। और एक्चुअली शाम में कल लाइट की प्रॉब्लम हुई थी, पैनल जला हुआ था, तो उसमें मरम्मत की कार्य चल रही थी। और मरम्मत के कार्य चलने के पश्चात ही लोग हल्ला, अपने लाइट नहीं थी तो हल्ला कर रहा था। मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग स्टूडेंट लोग कर रहे थे। तो सवेरे 10 बजे कॉलेज खुलने के पश्चात मेरे प्रचार में अर्जेंट मीटिंग बुलाए कि किस तरह का बच्चा, कौन बच्चा क्या कर रहा था नहीं, तो इसके बारे में हम लोग को रिपोर्ट सौंपा जाए वार्डन। अगली खबर सिरसा से आपको हम बताते हैं, जहां पर चौपटा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गुड़ियाखेड़ा अब विकासशील गांवों की सूची में अग्रणी हो गई है। ये बदलाव संभव हो पाया है गांव के युवा, शिक्षित और प्रतिबद्ध सरपंच मंजुबाला के नेतृत्व में। स्नाकोत्तर शिक्षित सरपंच मंजुबाला ने सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारते हुए ग्राम पंचायत को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है। गाँव में सड़कों का निर्माण व सुधार, साफ सफाई, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा तथा पंचायत सौंदर्यीकरण पर लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। गाँव के बीचों बीच स्थित पुराने जोड़ का जीर्णोद्धार कर बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था कर ग्रामीणों के लिए सामुदायिक स्थल भी बनाया गया है। सबसे पहले तो मैं आपका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करती हूँ। और हमारे गांव में सबसे पहले तो मैंने हमारे गांव में जो प्राचीन धरोहर है उनको दोबारा तैयार करवाया और उनकी पेंटिंग वगैरह करवाई है। और हमारे गांव में जो गलियाँ थी जो बहुत ख़राब थी उनको भी तैयार करवाया है। और स्कूल में जो भी कार्यक्रम होता है या जो भी प्रोग्राम होता है उसमें जब भी हमको जाना होता है हम पहुँचते हैं। और जो बच्चे हैं हमारे स्कूल में जो प्रथम स्थान पे आते हैं उनको भी पंचायत की तरफ से सम्मानित किया जाता है। हमारे 2023 के 11वें महीने की 17 तारीख को हमारी पंचायत बनी थी। उसके बाद में हमारी पंचायत में जो भी SFC और पंचायत फंड से जो पैसा मिला है उसका हमने सदुपयोग करके गाँव में नई गलियों का निर्माण किया। और उसके बाद में जो हमारी प्राचीन धरोहर थी उनको हमने संभाला है, उनके मतलब दोबारा तैयार करवाया गया। और जो भी काम हमें सबसे पहले गांव में देखने चाहिए थे वो हमने देखे उन प्राथमिकता स्तर पर किए। अगली खबर हंसडीहा से है, जहां पर सावनी मेले के दौरान कांवड़ियों के ठहराव के लिए बनाए गए टेंट सिटी का निरीक्षण रविवार को दुमका उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने टेंट सिटी में लगाए गए बेड, पेयजल, शौचालय और विद्युत व्यवस्था का जायजा लिया और सभी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। चला दीजिए, बोलता है नहीं है।
जानकारी आपको महापुर से बताते हैं, जहां पर रोडवेज बस और पिकअप की टक्कर का पूरा मामला। उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत, एक बच्चे सहित 3 का उपचार जारी। संभल में दिल्ली जा रहा था परिवार। नगर कोतवाली क्षेत्र के सबलीकट के पास की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यह अहम खबर सामने आई। सबलीकट के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। एक बच्चे सहित 3 का उपचार जारी। संभल में दिल्ली जा रहा था परिवार। हापुड़ से खबर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नगर कोतवाली क्षेत्र के सबलीकट के पास की पूरी घटना सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें। हापुड़ से बड़ी खबर, रोडवेज बस और पिकअप की टक्कर का ये पूरा मामला सामने आया है। हापुड़ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत। नोएडा के थाना फेज 2 क्षेत्र में बीती रात पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से एक बदमाश बबलू उर्फ अजय घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके 2 साथी जहार और इब्राहिम को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपी निर्माणाधीन साइटों से सामान चोरी करते थे। पुलिस ने इनके पास एक बोलेरो पिकअप, 22 चोरी के प्रॉप, जैक, सेटरिंग पाइप, 2 अवैध चाकू और एक हथियार बरामद किया है। कानपुर में बिजली बिलों में गड़बड़ी की समस्या से परेशान उपभोक्ताओं को निजात दिलाने के लिए केस्को ने 3 दिवसीय शिविर की शुरुआत की है। बताते चले कि ये शिविर दबौली, फूलबाग, केशवपुरम, नौबस्ता हेल्पलेस पर लगाए गए हैं, जहां केस्को के अधिकारी सुबह 10
से शाम 5 बजे तक उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण करेंगे। तो वहीं मीडिया प्रभारी केस्को देवेंद्र वर्मा ने बताया कि 17 से 19 तक के कैंप लगाए जाएंगे। जो उद्यमी या उपभोक्ता बढ़े हुए बिजली बिल, मीटर रीडिंग या अन्य बिजली संबंधी समस्या से परेशान हैं, वो शिविर में आकर समाधान करा सकते हैं। और अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं लखनऊ से। इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर सीएमओ चार्ज विवाद पर कोर्ट सख्त। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरदत्त नेमी को रोके जाने पर हाईकोर्ट सख्त। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। सीएमओ कानपुर केस में तलब हुआ रिकॉर्ड, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अंतरिम आदेश के बाद भी कार्यभार रोका गया, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और 28 जुलाई को अगली सुनवाई तय, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, 28 जुलाई को अगली सुनवाई तय कर दी गई है। इस पूरे मामले में कोर्ट सख्त नजर आ रहा है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग को लेकर जो वहाँ अफसरों में खींचातान थी, उसी को लेकर हाई कोर्ट सख्त हो गया। उन्होंने जो है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और जिला अधिकारी कानपुर को एडीसीपी और एसीपी को पक्षकार बनाया है और ये कहा है कि 28 जुलाई को सभी लोग हाजिर हों। और उसमें जो ज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया थी उसमें, क्योंकि देखिए वहाँ मौके पर पुलिस पहुंच गई, उदयनाथ सिन्हा को ही चार्ज मिला, उदयनाथ सिन्हा ही काम करते रहे। वो तो सिर्फ एक यूपी सरकार की तरफ से जब आदेश जारी हुआ कि उदयनाथ सिन्हा को अपने पुरानी जगह जहाँ पे ये सीएमओ श्रावस्ती थे उनको भेजा जा रहा है, तब उनको जाके हरिदत्त नेमी को चार्ज मिला है। अब जाके मामले को पूरी जो है सुनवाई 28 जुलाई को होगी, जिसमें यूपी सरकार की तरफ से शपथ पत्र दिया जाएगा कि हरिदत्त नेमी को ज्वाइन करवा दिया गया है। जो वहाँ पे सीएमओ उदयनाथ थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। तो अंतरिम आदेश के बाद भी रोक को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। 28 जुलाई को अगली सुनवाई तय हुई, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हरदत्त नेमी को रोके जाने पर हाईकोर्ट सख्त, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
गाजीपुर में विद्युत वितरण मंडल के तहत चारों वितरण खंडों में आज आपको बता दें कि मेगा विद्युत बिल समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 1294 उपभोक्ताओं ने आवेदन किया। इसमें से 834 लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। खंडवार आंकड़ों के अनुसार जमानिया खंड में 363 आवेदन मिले हैं और 216 निस्तारण हुआ है। आमगढ़ खंड में 320 में से 256, जंगीपुर खंड प्रथम में 312 में से 187 और सैदपुर खंड में 299 में से 175 उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया गया है। एमडी ऑफिस के बिहाफ पे मैं आया हूँ निरीक्षण के लिए। तो 3 दिवसीय मेगा कैंप लगाया गया सर, आपने निरीक्षण किया होगा चारों डिवीजन का, क्या रिस्पांस रहा और क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए कि उच्च अधिकारियों का मंशा जो विद्युत सेवा महाअभियान था ये काफ़ी सफल लग रहा है और जो जैसी व्यवस्थाएं सुविधाएं चाहिए, सुविधाएं बेसिकली जो कंज्यूमर के जो काम है उनकी समस्याओं का निदान चाहिए, त्वरित निदान यहाँ देखने को मिला। यहाँ अधिशासी अभियंता द्वारा बहुत ही मेहनत किया गया। अपने सारे इनके उपखंड अधिकारी, इनके जेई बाबू के साथ ये कैंप लगा के कंप्यूटर्स के साथ, इंटरनेट के साथ, प्रिंटर के साथ बैठे रहे। सारी समस्याएं, मैक्सिमम समस्याएं मैं देखा जो आए लोग उनको एक करबद्ध रूप से इन्होंने देखा, सबको समय से देखा, बैठे रहे और उनकी समस्याओं को सुना और बड़े सहज तरीके से समाधान किया। कुछ ऐसी समस्याएं थी जो तुरंत नहीं हो सकती थी, उसके इन्होंने उनको सबको लिख के डेट दिया है कि वो डेट पे समाधान कर देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे के दौरान बाढ़ पीड़ितों की स्थिति का जायजा लिया, राहत शिविरों की व्यवस्थाएं देखी और जिले में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की है। गुरुवार को उन्होंने हवाई निरीक्षण के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को समझा। सलारपुर क्षेत्र में राहत सामग्री वितरित करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि बाढ़ पीड़ितों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। राहत शिविरों में साफ सफाई, चिकित्सा, भोजन और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश की योगी सरकार बनने के बाद घाट इलाके की बरसाती नदियों पर बने पुल ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हुए हैं। शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली बरसाती नदियों में आने वाली बाढ़ से जूझने वाले ग्रामीणों को प्रदेश सरकार के द्वारा ये पुल बड़ी सौगात के रूप में मिले हैं। इन नदियों पर पुलों को निर्माण से ग्रामीणों को राहत मिली है। दरअसल जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट का ज्यादातर इलाका घाट क्षेत्र कहलाता है। यहाँ शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली बरसाती नदियों का जाल बिछा हुआ है। शाहपुर और हुसैन मलकपुर तथा बादशाही बाग के पास में नदियों पर भाजपा सरकार में बने पुल दर्जनों गांवों के लोगों के लिए वरदान साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां प्रदेश में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है, वहीं दूसरी ओर जनपद सहारनपुर की तहसील बेट इलाके में बाढ़ से जूझने वाले ग्रामीणों को भी बड़ी सौगात मिली है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद तहसील बेट इलाके गांव शाहपुर में जिस वक्त जहां मौजूद है, आप देख सकते हैं ये गांगरो नदी का पुल है। गांगरो नदी का जो पुल था, यहाँ कोई पहले पुल नहीं था, जिससे जो है ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। यहाँ तक कि स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे और मरीजों को भी अस्पताल तक ले जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है जी। मुजम्मिल भाई, ये कैसे पुल बना है? पुल होना बनने से पहले जो है किस तरह की समस्याएं सामने आती थी? यहाँ पे बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था जी। कभी कभी स्कूल बच्चे जाते थे, उनको भी बहुत समस्या आती थी और भी समस्या, कभी पानी आ जाता था और एक आध बार तो रात भी यहीं पर रहने का अनुभव हुआ है। जैसे शादी हुई है तो अनुभव यहाँ पर हुआ है और वैसे भी जो
रिश्तेदार वगैरह थे, उनको बहुत कठिनाई होती थी, कटते थे, नदी ना आ जाए, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम आती थी यहाँ पर। अब क्या फायदे मिले हैं पुल बनने के बाद? यहाँ पर बहुत फायदे मिले हैं जी, बहुत ही ज़्यादा फायदा हो गया है पुल बनने के बाद। रात में 12 बजे और बरसात में कैसे भी हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, सभी काम कर सकते हैं, बहुत फायदा हुआ है यहाँ पर। क्या नाम है भैया आपका? मोहन शर्मा। मोहन भाई, जब यहाँ पुल नहीं था, बरसाती नदी है, किस तरह की परेशानी होती थी? देखिए, जब यहाँ पे पुल नहीं था तो यहाँ पे रास्ता बहुत बेकार था। मतलब नदी में पानी इतना आता था, पूरे पूरे दिन जो है पानी कम नहीं होता था और आने जाने में कठिनाई होती थी। मतलब अगर हम इधर हैं तो हम गांव में नहीं पहुंच पाते थे, अगर गांव में हैं तो बैठ नहीं जा पाते थे। कितने प्रयासों के बाद पुल बना है और किस सरकार में पुल बना है, किसको जो है आप इसका श्रेय देना चाहेंगे? देखो, ये तो बहुत प्रयास किया, गांव ग्रामीणों ने भी धरना प्रदर्शन पे बैठे, जब जाके पुल बना है। किस सरकार में पुल बना है? बीजेपी की सरकार में पुल बना है। बिल्कुल, बीजेपी की सरकार में जो है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो इस पुल का निर्माण किया गया है, जिसके बाद लोगों को काफ़ी राहत मिली है। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम। जनपद सहारनपुर की तहसील बेट इलाके में शिवालिक से निकलने वाली पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां लगातार जो है कहर बरपाती रहती हैं। हम बात करते हैं जनपद सहारनपुर की तहसील बेट इलाके के गाँव शाहपुर की, जहाँ 2017 से पहले जो सरकारें रही हैं, लोगों ने काफी मांग की, धरना प्रदर्शन हुए, लेकिन वहां पुल का निर्माण नहीं हो सका था। पुल न होने के वजह से जो है ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई और उसके बाद लोगों ने आवाज उठाई, जिसके बाद जो है स्थानीय जो विधायक रहे महावीर सिंह राणा जी, उनके प्रयासों जो है एक पुल का निर्माण किया गया, जिसके बाद लोगों को बड़ी राहत मिली है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक महावीर सिंह राणा के सुपुत्र और वरिष्ठ भाजपा नेता अभय प्रताप राणा जी। राणा जी, किस तरह के प्रयास किए गए थे जो पुल का निर्माण किया गया? देखिए, सन 2012 में शाहपुर वासियों ने चुनाव का बायकॉट किया था, और जिस देश में हम रहते हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सबसे बड़ा पर्व चुनाव का पर्व होता है। तो जब 12 में जनता के आशीर्वाद से स्वर्गीय महावीर राणा जी, स्वर्गीय जगजीत सिंह राणा जी को जनता ने आशीर्वाद दिया, 12 में विधायक बने, तो प्रयास जारी रहा। और जब योगी जी की सरकार बनी तो वो पुल बनकर तैयार हुआ। उसके लिए मैं सभी जनता जो हमारे प्रदेश की जनता ने जो योगी जी की सरकार चुनी, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और जो बेहट की महान जनता है, उसकी सेवा में हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ कोई मुकाबला किसी राजनीतिक व्यक्ति या पार्टी से नहीं होकर यहाँ प्रकृति के साथ हमें जुस्तजू करनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी वासी हो, यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, किसी भी पार्टी का हो। भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं और जो भाजपा के नेता हैं, उनका कहना है कि जो कुछ पुलों का निर्माण कर दिया गया है, इसके अलावा कुछ अन्य पुल जो हैं उनका जल्दी ही निर्माण कर घाट अक्षर के लोगों को सौगात दी जाएगी। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, के न्यूज़ इंडिया, बेहट सहारनपुर। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।